हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 12th का राजनीतिक विज्ञान करना है। उसमें हमने जो अभी तक सब टॉपिक देखा है उसके आगे आज देखना है। अब आज जो देखना है वो शीत युद्ध का दायरा देखना है। शीत युद्ध का दायरा, दायरा का क्या मतलब? दायरा का मतलब है एरिनास। एरिनास किसको कहते हैं? एरिनास का मतलब होता है क्षेत्र से, क्षेत्र से। यानी शीत युद्ध का जो दायरा है, शीत युद्ध का क्षेत्र जो था वो कौन कौन सा क्षेत्र था? जो वर्ल्ड मैप को आप देखेंगे, वर्ल्ड मैप को, उसमें आपको दिखेगा या आपने देखा होगा कि वियतनाम में युद्ध हुआ था, कोरिया में हुआ, उसके बाद आप अफगानिस्तान, कांगो, उसके बाद सुएज नहर के राष्ट्रीयकरण से मिस्र पे हमला। मिस्र पे हमला किसने किया था? मिस्र पे हमला किया था, इस पे हमला किया था मिस्र पे। ये किया था ब्रिटेन और फ्रांस की सेना ने मिलकर। ब्रिटेन और फ्रांस की सेना ने मिलकर, ठीक। तो इस तरह से जो जब आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो वियतनाम और कोरिया ये आपको दिखेगा ईस्ट एशिया में। अफगानिस्तान आपको दिखेगा मिडिल एशिया और साउथ एशिया का गेटवे के रूप में। कांगो अफ्रीका में, सुएज नहर भी अफ्रीका में, और यूरोप में भी आपको दिखेगा हंगरी। तो आप इस तरह से देखते हैं कि मोस्टली जितने कॉन्टिनेंट थे, जितने महादेश थे, लगभग सब में शीत युद्ध का दायरा था। शीत युद्ध के दायरा का मतलब, शीत युद्ध का दायरा का क्या अर्थ होता है? शीत युद्ध के दायरा का अर्थ होता है ऐसा स्थिति जिसमें युद्ध के अवसर आया हो, युद्ध के अवसर आए हो या युद्ध हुआ हो या युद्ध होने की स्थिति हो या टल गया हो, जो भी हो, ये है, ये युद्ध का दायरा है। अब क्या है कि जो शीत युद्ध है वो युद्ध में नहीं बदल पाया। युद्ध में अगर बदलता तो आपको पता ही है कि दोनों महाशक्ति के खेमे में ये सारे देश विभाजित थे, अलग अलग देश अलग अलग खेमे में थे, लेकिन ये हुआ नहीं। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है भारत का, अगर आप देखेंगे भारत की भूमिका, तो भारत की भूमिका पे आपको यहाँ पे नजर देना पड़ेगा। भारत ने सुएज नहर पे जब मिलके ये फ्रांस और ब्रिटेन ने की सेना ने हमला किया था, तो भारत ने लंदन में और पेरिस में एक सम्मेलन करवाया। उस सम्मेलन में से ये तय हो गया कि सुएज नहर मिस्र पे दोनों सेनाएं अपनी कार्रवाई रोक देगी, ठीक है। भारत ने यहाँ अपनी भूमिका निभाई। कोरिया में, वियतनाम में, ये सारे क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो कांगो का एरिया है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव थे, के महासचिव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो कांगो का गृह युद्ध था उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वहां का गृह युद्ध बंद हो गया। इससे ऐसा लगा दोनों महाशक्ति को कि अब हमें आपस में बातचीत करनी चाहिए, ना कि बात रोक दे। राजनयिक संबंध स्थापित होने से जो जब माहौल खराब होते हैं तो ये राजनयिक क्या करते हैं कि आपस में बात करके समस्या को बढ़ने से रोकते हैं। जब राजनयिक संबंध, राजनयिक एक वर्ड है, डिप्लोमेट्स कहते हैं इसको, जिस राजदूत है ना, किसी देश का राजदूत,
ये संबंध बरकरार रखते हैं, तो युद्ध का है दायरा। अब दोनों देश महाशक्तियों को लगा कि अब हम लोग आपस में बातचीत शुरू कर दें। ऐसी स्थिति क्यों आई? ऐसी स्थिति इसलिए आई कि दोनों देश को लगने लगा था, दोनों महादेश को लगने लगा था कि अगर हम दोनों, अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों को लगने लगा था कि अगर हम एक दूसरे की जो परमाणु हथियार हैं उनके अनुमान अगर गलत लगा लेते हैं, इसमें 5 हैं, मान लो सोवियत संघ ने अनुमान लगा लिया कि अमेरिका के पास ही परमाणु हथियार हैं, अमेरिका ने ये इसके बारे में अनुमान लगाया कि इसके पास 2 ही हो सके, इसके पास 25 हो और इसके पास 200 हो, ये भी हो सकता है इसके पास 500 हो, इसके पास 200 हो। तो उस स्थिति में अगर अमेरिका इस पे हमला कर दे ये सोच के कि इसके पास परमाणु हथियार कम है, और ये इस पे हमला कर दे कि इसके पास परमाणु हथियार कम है, तो फिर से तृतीय विश्व युद्ध शुरू होता और बड़े पैमाने पे फिर से जान माल की क्षति होती। इसको ध्यान में रखते हुए फिर देखा गया, फिर दोनों महाशक्ति के मन में ये बात आई, या डिप्लोमेट के मन में ये बात आई कि अगर परमाणु हथियार को किसी सेना ने, किसी देव महाशक्ति की सेना ने गलत इंटेंशन से अगर चला दिया हो, तो ये पता करना कि अमेरिका ने जानबूझ के छोड़ा या सोवियत संघ ने जानबूझ के छोड़ा, ये अनुमान लगाना फिर मुश्किल हो जाता। इस स्थिति में फिर से युद्ध प्रारंभ हो जाना तय था। तो इस कंडीशन को या इस सिचुएशन को या इस गलतफहमी को दूर करने के लिए इन दोनों ने आपस में बातचीत करना प्रारंभ किया। बातचीत प्रारंभ जो किया था वो किया था 1960 के दशक में ये प्रारंभ किया था, और 10 वर्षों के अंदर इन्होंने कुछ समझौते किए। वो समझौते जो मुख्य रूप से थे वो 2 तरह के थे। वो 2 तरह के कौन कौन से समझौते थे? वो थे आर्म्स अस्त्र नियंत्रण। देखिए, अस्त्र नियंत्रण एक समझौता था जिसका नाम था अस्त्र नियंत्रण। 2 तरह के समझौते, किए। एक था अस्त्र नियंत्रण, आर्म्स कंट्रोल। दूसरा था अस्त्र परिसीमन। ये है आर्म्स लिमिटेशन। देखिए, कंट्रोल का क्या मतलब? किसी को नियम में बांध के रखना। बांध कर रखना। और जो परिसीमन है ये है दायरा तय करना। ठीक है ना? दायरा का यहाँ अर्थ होता है, इस दायरा को आप समझ सकते हैं संख्या के रूप में, या अगर बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में आप समझना चाहें तो ये आप सोच सकते हैं कि रेंज, किस रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते हैं। इस तरह के 2 समझौते हुए। जो 2 समझौते हुए हैं उसमें जो 10 वर्षों के अंदर जो समझौते हुए, इंपॉर्टेंट 3 बहुत इंपॉर्टेंट समझौते थे। ठीक, वो 3 इंपॉर्टेंट समझौते कौन कौन से थे? वो फर्स्ट था LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। ये 1963 5 अगस्त को हुआ था और ये लागू हुआ 10 अक्टूबर 1963 को। ठीक उसी तरह से दूसरा जो समझौता था वो समझौता था NPT, जो था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये आज भी है, ये ट्रीटी आज भी है और इसके नाम बदल दिए गए हैं। मैं बाद में क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो बताऊंगा इसका डिटेल में। ठीक, और दूसरा था
एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये 3 समझौते हुए। जो अस्त परिसीमन समझौता था, वो समझौता था, आप सुने होंगे, साल्ट 1, साल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2। ये क्या था? ये जो साल्ट था वो था स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 1। ये कब हुआ था? 1972 में। उसी तरह से ये, इसका फुल फॉर्म सेम ही है, 2 अलग है। ये हुआ था 1979 में, जो 1985 में डिसॉल्व हो गया। ये अब नहीं है। स्टार्ट 1 स्ट्रेटजिक आर्म्स रिड्यूसिंग ट्रीटी, ये 1991 में। उसी तरह से ये हुआ था। ये जो है ये 2000 में लागू हुआ, तो 1993 में लागू हुआ। कब? 2000 में। ये क्या है? ये 2009 में क्या हो गया? खत्म हो गया। 1991 में लागू हुआ था और 2009 में ये खत्म हो गया। ठीक है, तो ये ट्रीटी हुए थे। शीत युद्ध के दायरे में ये चीज पढ़ना है। आगे का टॉपिक अभी देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक देखना है वो देखना है गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष को नॉन अलाइंड मूवमेंट भी कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई है, इसके बारे में जानने से पहले मैं कुछ चीज बता दूं। इसका जो इसके लिए एक प्रारंभिक जो बातें आरंभ की गई थी, उसका 1956 में एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ठीक है ना, यहाँ पे सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया में। यहाँ पे 3 देशों के लीडर ने एक सम्मेलन करवाया था, जिसमें भारत थे, भारत का नेहरू, उसके बाद मिस्र, ठीक, उसके बाद चेकोस्लोवाकिया। ये 3 देश थे। ठीक, आप देखेंगे, अगर इस पे गौर करेंगे तो इसकी गुट निरपेक्ष की आप देखेंगे, गौर करना, भारत एशिया से है, मिस्र अफ्रीका महादेश से और चेकोस्लोवाकिया यूरोप से है। यानी 3 बड़े जो महादेश हैं उससे एक एक कंट्री गुट निरपेक्ष में आया। बाद में जब इसका सम्मेलन फाइनल हुआ था 1961 में, फर्स्ट सम्मेलन, कहाँ पे? बेलग्रेड में। वियना की राजधानी है बेलग्रेड। तो बेलग्रेड में जब हुआ था, वहां पे 2 और देश इसमें जुड़े थे। वो देश कौन कौन से? वो थे घाना, और दूसरा देश था, उसका नाम था भारत। ये 5 कंट्री हो गए। ये 5 कंट्री ने नाम की स्थापना की। नाम जो गुट निरपेक्ष था, एक्चुअली इसकी परिभाषा डिफाइन करना बहुत मुश्किल था कि नाम है क्या। नाम जो पहले नाम हुआ था वो गुट निरपेक्ष, यानी 2 गुटों के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ, इसके खेमे में नहीं जाना ही गुट निरपेक्ष होता था। ठीक है, दोनों खेमे में नहीं जाना ही, अलग रहना है। तो एक तो ये था। दूसरा उद्देश्य था कि जितने नव स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे, जो अल्पविकसित राष्ट्र उस समय हुआ करते थे, उनके लिए ये एक नई उसको कहते, आप कह सकते हैं कि नई जगह, नया स्पेस दिया इन्होंने, कि अपनी स्वतंत्रता और अपनी विकास की बात अपने लेवल पे कर सकें।
किसी के शोषण के बगैर, ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जो नाम है उसका जो लीडर है भारत है, मुख्य रूप से भारत है। इसने क्या किया, अगर आपके बुक में पूछा गया कि ये क्या नहीं था, तो दोनों गुट के बीच नहीं जाना ही गुट निरपेक्ष था। ना अमेरिका के बीच ना सोवियत संघ के बीच जाना ही गुट निरपेक्ष था। तो क्या ये अलग थलग रहते थे, ऐसा कहा जा सकता है। जैसे या अपने आप को अलग, अमेरिका ने क्या किया था कि अपने आप को, अमेरिका की आजादी जब 1776 से आप कह सकते हैं, यहां से जब उसकी आजादी की लड़ाई प्रारंभ हुई, आजादी मिली, तो उसके बाद से लेके प्रथम विश्व युद्ध तक कभी उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हस्तक्षेप नहीं किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने क्या जो निभाया था, वो अपने आप को जो विदेश नीति है उसमें ही इस नीति को अपना लिया था कि अलग थलग रहना है मुझको। यहां से उसने अपनी नीति अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया था। तो भारत ने ऐसा नहीं किया था। भारत किसी गुट में नहीं था, लेकिन भारत क्या करता था कि दो पक्षों के बीच क्या करवाता था, समझौता करवाता था। समझौता में अभी देखा था आपने कोरिया। तो भारत ऐसा नहीं था। तो गुट निरपेक्ष का मतलब यही है कि जो नया प्लेटफॉर्म दे नए देशों के लिए, वो गुट निरपेक्ष था। बाकी डिटेल बुक में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ेंगे, मैं नेक्स्ट समझाता हूं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है। नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ये एक अवधारणा है। ठीक है। ये अवधारणा किसकी है? ये अवधारणा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, जिसका नाम है अंकटाड। यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये एक संस्था है। इसने 1972 में एक रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है ना। उस रिपोर्ट में जो बात कही गई थी, वो बात थी कि जो नए विकसित देश हैं उनके लिए क्या करना चाहिए ताकि वो अपनी नए जो उभरते स्वतंत्र देश थे, जो अल्प विकसित देश थे, उनको अपने यहाँ की गरीबी और अपने को विकास करने के लिए, अपने विकास के लिए क्या चाहिए ताकि उनकी जो विकास हो वो सतत हो। विकास क्या हो? सतत हो। उस देश की, जो अल्प विकसित देश हैं, उनकी विकास सतत हो। तो उनकी विकास सतत के लिए ये जो अवधारणा दिया था, उसमें कुछ बातें कही गई थी जो महत्वपूर्ण है। एक तो बातें कही गई थी कि जो अल्प विकसित देश हैं, उनके लिए पश्चिमी या विकसित देश या यूरोपीय देश या पश्चिमी देश या विकसित देश क्या करें? अपनी बाजार खोलें। यानी ये देश यूरोप में जाके अपनी सामान बेचे और डायरेक्ट डॉलर वहां से लाए, इसको डॉलर परचेज ना करना पड़े। दूसरा क्या है? दूसरा है कि जो देश हैं, नव स्वतंत्र देश हैं, उनको
अपने संसाधन का दोहन करने का अधिकार मिले। मतलब जो विकसित देश थे वो उसके संसाधन पे अपनी प्रभुत्व जमा के उसका शोषण ना करे, इनको अपनी संसाधन पे खुद। उसके बाद क्या है कि पश्चिमी देश अल्प विकसित देशों को प्रौद्योगिकी कम लागत पे उपलब्ध करवाए। ताकि वो अपनी संसाधनों का अच्छे से, प्रौद्योगिकी ये इंपॉर्टेंट है। मानव विकास में भी आपने पढ़ा था कि प्रकृति का मानवीकरण, यानी प्रकृति को अपने हिसाब से मानव ने कब ढाला था, जब प्रौद्योगिकी का उन्होंने विकास कर लिया था। तो प्रौद्योगिकी इंपॉर्टेंट है। जो फोर्थ कंडीशन था उसमें कहा गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं हैं उनमें इनकी भूमिका है ना बढ़ाई जाए। जैसे उस समय गैट हुआ करता था, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था में इनकी भूमिका बढ़ाई जाए। तो इस तरह से जो अवधारणा है वही है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक, देखना है वो टॉपिक, देखना है कि भारत की क्या भूमिका रही, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत की भूमिका, और क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, उसको मैं नेक्स्ट जो बनाऊंगा उसमें डिस्कशन अच्छे से कर दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।